हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम करेंगे अकाउंटेंसी के, क्योंकि एक चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियोज एंड एनालिसिस। आपको कितना टफ लगता है न्यू दिस। फॉर्मूले पढ़ने में मैम हमको बहुत आलस आता है। पूरे साल हम फॉर्मूले पढ़ते नहीं है और लिखते भी नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक जगह सारे फॉर्मूले दे दूंगी और एक्सप्लेन भी कर दूंगी कि कौन सा फॉर्मूला कैसे याद रहेगा और कैसे आपको एग्जाम में उसे अप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन प्रॉमिस करो कि इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ लगे रहोगे, बने रहोगे, ठीक है। और साथ साथ एक नोटबुक ले आओ, पेंसिल ले आओ या फिर पेन ले आओ और लिख लो फॉर्मूले, ठीक है। बाद में कोई मेरे को ये मत लिखना कमेंट में, मैम पीडीएफ दे दो फॉर्मूलेस की। पीडीएफ नहीं दूंगी मैं, साथ साथ लिखो मेरे, ठीक है। आप लोगों को मेहनत करने में बहुत आलस आता है, ये मैंने देखा है, ठीक है। सो चलो बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि अभी आपके एग्जाम बहुत ज्यादा क्लोज आ गए, तो हम कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलते हैं हम अपने स्क्रीन पे। तो आज मैं आपको लर्न कराती हूँ अकाउंटिंग रेशियोज के फॉर्मूलेस, ठीक है। सो लेट्स गो टू ऑन आवर स्क्रीन। चलो स्टूडेंट्स, तो ये रहे आपके फॉर्मूले, मैंने बना रखे हैं, लिख लिए हैं। आप देखो मैं कैसे काम करती हूँ, आप लोग लिखते हो इतने अच्छे से, तो आपको भी ऐसे लिख लेना है। चलो तो बात करते हैं पहले अकाउंटिंग रेशियोज की, ठीक है। चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग रेशियोज एंड इट्स एनालिसिस। तो पहले बात कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कितने रेशियोज है? तो सबसे पहला रेशियो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। कौन सा रेशियो है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब देखो पहले मीनिंग भी मैंने आपको इस में समझाया है एक एक लाइन में कि वो मीनिंग क्या होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो डिस्क्लोज रियलाइजेशन बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट रिलेशनशिप, यानी रिलेशन बताता है, रिलेशन बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड टोटल नेट सेल्स। तो जैसा उसका मीनिंग है वैसा ही फॉर्मूला है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या बताता है? रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में? ग्रॉस प्रॉफिट यानी जो आपको ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है वो, और सेल यानी इतनी सेल्स के ऊपर इतना मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रहा, वो क्या बताता है? जब हम उसको फॉर्मूले से रेशियो में डिनोट करते हैं तो उसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ पे आ जाओ, इसका फॉर्मूला होता है ये रहा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, ये वाला कलर ले लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नेट सेल लेनी है। कौन सी सेल लेनी है? नेट सेल। तो यही तो डेफिनेशन थी। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज अ रेशियो व्हिच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ ग्रॉस प्रॉफिट एंड टोटल नेट सेल। अब टोटल नेट सेल क्या होती है? जब आप टोटल सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देते हो तो जो बचता है वो टोटल नेट सेल बचता है। इसलिए फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नेट सेल्स इनटू 100, ठीक है, रेशियो में आएगा। अब ध्यान से देखो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालना है आपको। तो सेल्स तो क्या होगी ये तो आपको पता ही है, टोटल सेल्स। टोटल मतलब क्रेडिट सेल एज वेल एज कैश सेल, दोनों को ऐड कर दो और उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर दो। तो सेल्स टोटल क्या होती है? क्रेडिट सेल और कैश सेल दोनों मिलाकर, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? जब आप सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर देते हो, क्या कर देते हो? माइनस क्या में से? सेल्स में से COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर देते हो, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? आपका ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा। और नेट सेल क्या होती है? नेट सेल यानी टोटल सेल्स। टोटल सेल्स मतलब कैश सेल्स एज वेल एज क्रेडिट सेल, दोनों को प्लस किया था, उसमें से सेल्स रिटर्न क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो जो बचेगा वो आपका नेट सेल बचेगा। तो वो जो नेट सेल होगी वही टोटल नेट सेल नीचे आएगी डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब ऊपर आता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है आपका सेल्स माइनस COGS। तो सेल्स आपको क्वेश्चन में दी होगी, मैंने अभी आपको निकालना बता दिया। अब COGS अगर डायरेक्टली नहीं गिवन है तो कैसे दिया होता है? तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है। तो आपको लेना है रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल,
और परचेज एक्सपेंस, इन सबको प्लस कर देंगे और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लास्ट वाला क्या करना, माइनस। तो पहले परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस या फिर परचेज एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस बोलो परचेज एक्सपेंस बोलो एक ही बात है, उन तीनों को प्लस करना और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक क्या करना, माइनस कर देना। तो आपका क्या बच जाएगा, सीओजी, कॉस्ट ऑफ गुड कंज्यूम्ड आएगा। ये अभी तक आपने इतने गुड्स कंज्यूम किए यानी इतने गुड्स यूज किए हैं, अब उसमें वेजेस क्या करना, प्लस कर देना, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और फैक्ट्री एक्सपेंस भी कौन से एक्सपेंस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो अभी मैंने आपको बोला उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस जब ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। और सेल्स में से जब सीओजीएस माइनस कर दोगे तो आपका बच जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, तो ले लो आप ये वाले फॉर्मूले की स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो फटाफट। डन, चलो तो ये पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपका कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं ऑपरेटिंग रेशियो में। सेकंड रेशियो है प्रॉफिटेबिलिटी में ऑपरेटिंग रेशियो। अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑपरेशन करने से जो खर्चे होते हैं वो सब काय में आएंगे, ऑपरेटिंग रेशियो में आएंगे। तो जैसे मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, क्या वो ऑपरेशन से रिलेटेड है, यस। स्टेशनरी के एक्सपेंस हुए वो ऑपरेशन से रिलेटेड है, यस। ये सब आपके ऑपरेशन से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं ये कहलाते हैं ऑपरेटिंग में आते हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट कौन सी होती है, जैसे मैंने इनकम या एक्सपेंस, तो जैसे मैंने किसी रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, वो आपके ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं है, वो गुड्स बनाने से रिलेटेड नहीं है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो आपके ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, वो तो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। मैंने ऑफिस को रेंट पे दे रखी है तो वो भी आपके ऑपरेशन से रिलेटेड इनकम नहीं है। तो आते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। देखो ऑपरेटिंग रेशियो अब क्या बोलता है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो डिस्क्लोज द रिलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड सेल। तो जैसे ग्रॉस प्रॉफिट था तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स के बीच में रिलेशन बताता है, तो ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग कॉस्ट और सेल्स के बीच में रिलेशन बताता है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी देखा था ना सीओजीएस, ऊपर जो निकाला था सीओजीएस में प्लस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो भी आप उसमें क्या कर देना, ऐड कर देना। तो आपका क्या बन जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें आपको क्या इंक्लूड नहीं करना है, यानी कौन सी इनकम नॉन ऑपरेटिंग होती है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को आपको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। जैसे इंटरेस्ट रिसीव, बैंक में आपके पैसे पड़े हैं उस पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, वो यहाँ पे नहीं आएगी। डिविडेंड रिसीव नहीं आएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट नहीं आएगा, वो आपका रूटीन मतलब रूटीन काम नहीं है, वो आपका मशीन खराब हो गई आपने बेच दी, क्या वो आपके रूटीन ऑपरेशन से नहीं, तो वो यहाँ पर नहीं आते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट वो भी यहाँ पे नहीं आते, और अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो भी यहाँ पे नहीं आते है। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। ध्यान से देख लो फॉर्मूला, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ये आपका ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है। अब ऑपरेटिंग, या फिर ऐसे बोल दो तो आप ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालोगे तो कॉस्ट क्या होता है, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग कॉस्ट बन जाती है। तो आप इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इन दोनों को मिला के ही क्या बनता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट बनता है। इन दोनों को मिला के सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो कभी कभी वो आपसे सिर्फ ऑपरेटिंग कॉस्ट से पूछता है, तो सीओजीएस में ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या करना, ऐड कर देना, ठीक है, तो वो ऑपरेटिंग कॉस्ट बन जाएगी। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100, तो वो क्या जाएगा आपका ऑपरेटिंग रेशियो। ओके चलो अब थर्ड है, सेकंड वाले का फोटो ले लो, पहले आप ले लो ये ऑपरेटिंग का। डन, चलो अब थर्ड चलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, ये भी किसके बीच में रिलेशन बताता है, प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड सेल्स के बीच में रिलेशन बताता है। अभी तक जिस भी पढ़ रहे थे तीनों, उन तीनों के नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, सेल्स आया है, याद रखना क्या आया है, सेल्स। तो द रेशियो डिस्क्लोज, देखो द रेशियो डिस्क्लोज द रिलेशन बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड द
सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेल्स के बीच में रिलेशन बताता है उसको क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। इससे पहले वाला क्या पढ़ा था, ऑपरेटिंग रेशो, तो वो क्या है, वो कॉस्ट से रिलेटेड है, वो कॉस्ट और सेल, ऑपरेटिंग कॉस्ट और सेल के बीच में रिलेशन बताता है। जबकि यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेल्स के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूले में ऊपर कॉस्ट था और वहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलो अब फॉर्मूला देख लेते हैं। तो ये रहा, देखो फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। वापस देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। नेट सेल में आपको निकालना बता चुकी हूँ, टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देना, और टोटल मतलब कैश और क्रेडिट सेल दोनों, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर देना, तो आपकी बच जाएगी नेट सेल्स। ठीक है, अब आ जाओ ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, सेल्स में से जब आप ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दोगे तो क्या बच जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालते कैसे, सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर दो, तो अभी ऑपरेटिंग की बात कर रहा है तो सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेट प्रॉफिट रेशियो। अब नेट प्रॉफिट रेशियो यानी सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो बच रहा है वो कहलाता है नेट प्रॉफिट। क्या क्या बोला, सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो बच रहा है वो कहलाता है, सारे खर्चे, इनकम में से सारे खर्चे, सारी इनकम में से सारे खर्चे माइनस कर दो तो जो बचेगा वो कहलाएगा आपका नेट प्रॉफिट। तो अब इसका फॉर्मूला लेते हैं। तो ये क्या बताता है, रिलेशनशिप, द रेशियो डिस्क्लोज द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड द सेल्स। तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। सेल्स मतलब नेट सेल्स, यानी टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद जो बच रहा है। तो देख लो ये रहा, नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना बच्चों, टैक्स भी माइनस कर देना, क्योंकि वो भी क्या होता है, एक तरीके से खर्चा ही होता है। तो आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। अब नेट प्रॉफिट क्या होता है आपका, नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस। अभी मैंने बोला सारी इनकम में से सारे खर्चे माइनस कर देना, जो बचेगा वो क्या बच जाएगा, आपका नेट प्रॉफिट बच जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो जब तक मैं पानी पी लेती हूँ। लो, ये तो हो गया था, यही बाकी है फोर्थ। चलो हो गया, आगे चले। चलो नेक्स्ट है, अब अभी तक कौन से रेशो पढ़ रहे थे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में कितने रेशो पढ़े आपने, 4। आपका ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, ये 4 पढ़े। सबके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सेल्स आएगा, नेट सेल्स। ठीक है, टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद। और ऊपर क्या आएगा, जो फॉर्मूला पूछा है, ग्रॉस प्रॉफिट पूछा तो ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट पूछा तो ऊपर नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट पूछा है तो ऊपर ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा। ओके, चलो अब आ जाओ लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो क्या होता है, समझता, ये बंद करो। लिक्विडिटी रेशो क्या होता है, तो पहला देखते हैं। लिक्विडिटी रेशो में पहला होता है करंट रेशो। क्या होता है, करंट रेशो। अब करंट रेशो क्या बताता है, तो करंट रेशो शोज रिलेशन बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी। करंट रेशो क्या होता है, करंट रेशो शोज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी। तो फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, दैट इज अ फॉर्मूला फॉर करंट रेशो। ध्यान रखना, करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब इसमें एक फॉर्मूला और है, आपको याद रखना है, कभी कभी वो हमको वर्किंग कैपिटल दे देता है। तो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी क्या कहलाती है, वर्किंग कैपिटल कहलाती है। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। और करंट रेशियो निकालना है, करंट रेशियो निकालना है तो करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। ओके, चलो अब करंट एसेट में क्या क्या इंक्लूड करना है, वो सारी एसेट्स जो 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट की जा सकती है या कैश में ही है, यानी लिक्विड फॉर्म में है, तो उसको क्या बोलते हैं, करंट एसेट बोलते हैं। तो देखो करंट इन्वेस्टमेंट, तो क्या क्या इंक्लूड करना है,
तो देखो करंट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड करना है, स्टॉक इंक्लूड करना है, ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड करना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म लैंडिंग एंड एडवांसेस, एक्सपेंस पेड इन एडवांस। ये ध्यान से देख लेना, एक्सपेंस पेड इन एडवांस को आप इंक्लूड ही नहीं करते हो, अरे वो भी तो करंट एसेट है आपकी, ठीक है, क्योंकि आपने एडवांस में खर्चे पे कर रखे। तो जब तक उसके सामने आप उसकी सर्विस नहीं ले लेते, वो आपकी सामने वाले के पास क्या पड़ी है, एसेट पड़ी है। आप अगर यूज नहीं करोगे तो आप अपने पैसे वापस ले सकते हो। इनकम आउटस्टैंडिंग यानी इनकम मिलना बाकी है, तो मिलना बाकी है तो वो भी तो कभी मिल जाएगी, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 6 महीने 5 महीने में, तो वो भी क्या है आपकी करंट एसेट है। और टैक्सेस पेड इन एडवांस, अगर एडवांस में आपने टैक्सेस पे कर रखे तो नेक्स्ट जब आप रिटर्न फाइल करोगे तब उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा, तो वो भी क्या है आपकी करंट एसेट है। तो ध्यान से याद कर लो करंट एसेट में क्या क्या आता है, करंट इन्वेस्टमेंट आता है, स्टॉक आता है, ट्रेड रिसीवेबल, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, फिर आपका शॉर्ट टर्म लैंडिंग एंड एडवांस है, आउटस्टैंडिंग इनकम और टैक्सेस पेड इन एडवांस। कोई खर्चा भी एडवांस में पे किया है तो वो भी यहाँ पे आएगा। अब बात करते हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, तो देखो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स यानी किसी से आपने 2 महीने के लिए उधार लिया है, 4 दिन के लिए उधार लिया, 6 महीने के लिए उधार लिया, तो वो करंट लायबिलिटी है। फिर ट्रेड पेबल्स यानी आपने क्रेडिट पे गुड्स खरीदे हैं तो पैसा चुकाना पड़ेगा, और ट्रेड साइकिल ज्यादा ज्यादा 2 महीने की, 3 महीने 4 महीने की, तो 12 महीने के अंदर अंदर। इंटरेस्ट पेबल ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, आपने लोन ले रखा है अभी तक इंटरेस्ट पे नहीं किया तो वो भी आपको पे करना पड़ेगा, तो ये भी आपकी करंट लायबिलिटी है। ड्यू बट नॉट पेड, ऐसी कोई लायबिलिटी जो ड्यू हो चुकी है पर आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, वो भी किसका पार्ट होता है, करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है। ड्यू बट नॉट पेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ड्यू हो चुका पर आपने अभी तक पे नहीं किया, वो भी करंट लायबिलिटी है। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, देखो ध्यान से देखो, अभी अगर खर्चे एडवांस में चुका रखे हैं तो वो करंट एसेट होती है, और खर्चे चुकाना बाकी है अभी तक चुकाए नहीं है तो वो करंट लायबिलिटी कहलाएगी। अनकॉल्ड डिविडेंड यानी अभी तक वो डिविडेंड मांगा आपने, यानी किसी आपका शेयर होल्डर है, आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया था पर शेयर होल्डर अभी तक लेने ही नहीं आए, तो ये हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं और उस अकाउंट के अंदर वो पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। जब शेयर होल्डर डिविडेंड डिक्लेयर होता है तब उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और फिर जब शेयर होल्डर मांगता है तो उनको चुका देते हैं। तो उन्होंने अभी तक मांगा नहीं है पर कंपनी की तो वो क्या है, लायबिलिटी है, कंपनी को वो चुकाना पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे अनकॉल्ड डिविडेंड। और इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड इन एडवांस, अगर कोई पैसा आपको एडवांस में मिल गया है, कोई इनकम आपको एडवांस में मिल गई है तो वो आपकी करंट लायबिलिटी है। अभी तक हमने उसके सामने सर्विस दी नहीं है, आपको एडवांस में मिल गई तो वो आपके लिए क्या रहेगी, करंट लायबिलिटी, क्योंकि अगर सामने वाला व्यक्ति सर्विस नहीं लेगा तो आपको उसको पैसे वापस चुकाने पड़ेंगे। और शॉर्ट टर्म कोई प्रोविजन पड़ा हो तो वो भी क्या है, आपकी करंट लायबिलिटी है। ध्यान रखना, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन खासकर ध्यान रखना, वो भी क्या है, आपकी करंट लायबिलिटी है। तो ये हो गई आपकी करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। तो ले लो स्क्रीनशॉट ध्यान से कि ये आपका करंट एसेट है और ये आपकी करंट लायबिलिटी है, ठीक है। चले आगे, ओके वेरी गुड। अब आ जाते हैं लिक्विड रेशो पे। लिक्विड रेशो पांडव है, पांडव, इसको पांडव बोलते हैं हम, ठीक है। चलो लिक्विड रेशो एसेट देखो, जो करंट एसेट होती है उसमें से जब आप स्टॉक माइनस कर देते हो, ध्यान से सुनो, जो करंट एसेट होती है उसमें से आप स्टॉक और एक्सपेंस पेड इन एडवांस वो माइनस कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, आपका लिक्विड एसेट बन जाती है। क्या बन जाती है, लिक्विड एसेट। तो पहले बात तो देखते हैं क्या बोल रहा है। लिक्विड रेशियो शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड एसेट एंड द करंट लायबिलिटी। तो जैसे करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या था, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ऐसे लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है, तो लिक्विड एसेट अपॉन
लिक्विड करंट लाइबिलिटी। डिनोमिनेटर में तो दोनों ही साइड क्या है, करंट लाइबिलिटी, बस आपको न्यूमिनेटर में बदलना है। तो उधर था करंट रेशो बोला है तो करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, और लिक्विड रेशो बोला है तो लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब लिक्विड एसेट होता क्या है, तो लिक्विड एसेट में आपको करंट एसेट की सारी एसेट लेनी है एक्सेप्ट दो आइटम। कौन से दो आइटम, एक तो स्टॉक नहीं लेना है, ध्यान से सुन लो, एक तो आपको स्टॉक नहीं लेना है, क्या नहीं लेना है, स्टॉक, और दूसरा क्या नहीं लेना है, एक्सपेंस पेड इन एडवांस। करंट एसेट में ये दो एसेट इंक्लूड मत करना, और अगर टोटल करंट एसेट दे रखी है और ये दो अलग से दे रखे हैं तो इन दोनों को माइनस कर देना, यानी ये दोनों करंट एसेट में दिखने नहीं चाहिए, और ये दोनों अगर करंट एसेट में दिखने नहीं चाहिए तो क्या कहलाएगी, वो लिक्विड एसेट कहलाएगी। तो लिक्विड एसेट नॉट कंसीडर यानी नॉट इंक्लूड्स स्टॉक और एक्सपेंस पेड इन एडवांस, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया मैंने आपको, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। डिनोमिनेटर तो सेम है, नीचे करंट लाइबिलिटी ही रहेगा, ऊपर करंट रेशो पूछा है तो करंट एसेट, लिक्विड रेशो पूछा है तो लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट में वापस बता रही हूं, ध्यान से सुन लो, लिक्विड एसेट में स्टॉक और एक्सपेंस पेड इन एडवांस को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपके लिक्विडिटी भी कंप्लीट हो गए। दो रेशो यहाँ पे हैं आपके, कौन कौन से, एक तो करंट रेशो और एक लिक्विड रेशो, दो ही है, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। चलो हम थे सॉल्वेंसी रेशियो पे, सॉल्वेंसी रेशियो देख लेते हैं। डेट सॉल्वेंसी रेशियो में पहला है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो इसमें ये जो सॉल्वेंसी रेशियोज है उसमें जैसा नाम वैसा काम, ऐसे याद रखना है आपको। तो जैसा जैसा नाम है वैसे के वैसे ही उसके फॉर्मूले बनेंगे। तो डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होगा डेट अपॉन इक्विटी। डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स यानी नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म डेट्स यानी 12 महीने से ज्यादा के बाद आपको पेमेंट करना है। लाइबिलिटीज नॉन करंट लाइबिलिटीज, डेट अपॉन इक्विटी। तो मीनिंग पढ़ लेते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो शोज अ रिलेशन बिटवीन डेट एंड इक्विटी। बच्चों अगर मीनिंग पूछा ना तो फॉर्मूले को ही एक्सप्लेन कर देना कि इट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ डेट एंड इक्विटी। अब इक्विटी में क्या आता है, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, रिटेन अर्निंग्स, है ना। तो रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा। वो पूरा मिला के क्या कहलाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड कहलाता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, तो देख लो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी। तो इक्विटी में आपको क्या क्या लेना है, वापस बता देती हूँ। इक्विटी में क्या क्या लेना है, इक्विटी शेयर कैपिटल लेनी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेनी है एंड रिजर्व एंड सरप्लस लेने हैं, ठीक है। और अगर इक्विटी नहीं दे रखी है, एसेट और लाइबिलिटीज दे रखी है, तो आपको तो ये तो पता ही होगा कि जब आप बैलेंस शीट बनाते हो, देखो ध्यान से, तो इधर जो होता है वो आपकी टोटल एसेट्स होती है, इधर लाइबिलिटीज होती है और इधर क्या बचता है, कैपिटल यानी इक्विटी का। तो अगर एसेट और लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो टोटल एसेट में से टोटल लाइबिलिटी माइनस कर देना, बचा हुआ फंड किसका मान लेना, इक्विटी का मान लेना कि और कुछ नहीं है, इक्विटी का ही फंड बचा हुआ फंड है, यानी उसमें इक्विटी भी आ गई, प्रेफरेंस भी आ गया और रिजर्व एंड सरप्लस भी आ गए, ठीक है। क्योंकि बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल क्या होता है, इक्वल होता है, ओके। चलो तो ये आप ले लो, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलो आगे चलते हैं हम। अब चलते हैं, देखो अभी क्या बोला था, ये वाले रेशियोज में जैसा नाम वैसा काम। तो यहाँ पे देखो क्या नाम है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो आपका फॉर्मूला भी क्या बन जाएगा, टोटल एसेट अपॉन डेट। डेट यानी लॉन्ग टर्म, अभी बताया नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। तो टोटल एसेट अपॉन डेट। तो यहाँ पे मीनिंग क्या बन जाएगा, तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो शोज रिलेशन बिटवीन टोटल एसेट एंड डेट्स, उन दोनों के बीच का रिलेशन शो करता है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या नहीं लेना है, तो देखो नॉट टू बी कंसिडर्ड टोटल एसेट और अदर करंट एसेट।
तो अदर करंट एसेट और टोटल मतलब टोटल एसेट ऑल्सो इंक्लूड्स अदर करंट एसेट, यानी टोटल एसेट ले लिए सारी एसेट्स, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट अपॉन डेट, डेट यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोपराइटर। प्रोपराइटर मतलब ओनर, तो प्रोपराइटर रेशो यानी ओनर्स फंड, तो ओनर्स फंड बोल दो, शेयर होल्डर्स फंड बोल दो। तो प्रोपराइटरशिप रेशो का फॉर्मूला होता है ओनर्स फंड अपॉन टोटल असेट। क्या होता है, ओनर्स फंड अपॉन टोटल असेट। अब ओनर्स फंड क्या होता है, यानी प्रोपराइटरी रेशो शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ टोटल एसेट एंड ओनर्स फंड। टोटल एसेट और ओनर्स फंड के बीच में रिलेशन बताता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज मतलब कि आपने जो लोन लिया है वो आपके प्रॉफिट का कितना हिस्सा कवर करता है, वो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, ठीक है। तो दिस रेशो शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। ईबीआईटी यानी प्रॉफिट कितना है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इंटरेस्ट कितना है, तो इंटरेस्ट आपके प्रॉफिट का कितना हिस्सा कवर कर रहा है उसको ही बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इसलिए फॉर्मूला होता है ईबीआईटी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। इंटरेस्ट को नीचे रख देना और ऊपर ईबीआईटी ले लेना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला हो गया ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स या लॉन्ग टर्म डेट्स, ठीक है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी अर्निंग ऑफ मतलब उसमें टैक्स और इंटरेस्ट अलग से दे रखा हो तो ऐड ऑन कर देना, क्योंकि हमें बिफोर चाहिए। तो आपको इंटरेस्ट प्रॉफिट दे रखा है, इंटरेस्ट अलग दे रखा है, टैक्स अलग दे रखा है, तो वो दोनों उसमें क्या कर देना, ऐड कर देना, क्योंकि हमें बिफोर चाहिए, ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो है ही क्या, रेशो ही क्या है, रेशो ये बताता है कि ये आपके इंटरेस्ट आपके प्रॉफिट का कितना हिस्सा कवर करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एफिशिएंसी रेशो। अब एफिशिएंसी मतलब आप कितनी एफिशिएंटली काम कर रहे हो, वो रेशो, ठीक है। तो दिस रेशो शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज स्टॉक। क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज स्टॉक। ये वाला रेशो आपको नाम से समझ में नहीं आता तो आप इस पे स्टार मार्क कर लो, आपको अलग से याद रखना है। तो एफिशिएंसी रेशो का फॉर्मूला होगा आपका क्या होगा बताओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ये रहा फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। और एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। एवरेज निकाल देना यानी मीन निकाल देना है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 वो। और मैंने आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो पहले भी बताया था, अगर आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेसेस दे रखे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखे हैं, तो वो सब ऐड कर देना, तो वो बन जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और अगर नहीं दे रखा तो सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट भी माइनस करोगे, या ग्रॉस लॉस हो तो प्लस कर देना, प्रॉफिट हो तो माइनस करना सेल्स में से। तो सीओजीएस क्या हो जाएगा, अगर प्रॉफिट होगा तो माइनस करना और लॉस होगा तो प्लस करना, ठीक है। तो वो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा, ओके। चलो नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो मतलब आप जो एक्सक्यूज मी, आप जो काम कर रहे हो, आप जो वर्क करते हो, उसमें कितनी वर्किंग मतलब आपके रूटीन खर्चों के लिए, डेली के खर्चों के लिए कितने पैसे की फंड की रिक्वायरमेंट होती है, कितना वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए। तो फॉर्मूला हो जाता है सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। और अगर सेल्स के ऊपर बेस हो तो, और अगर सेल्स नहीं दे रखी है तो आप सीओजीएस के ऊपर भी ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो फॉर्मूला बन जाएगा सीओजीएस अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो कभी कभी दोनों पे बेस पूछ लेता है, कभी कभी सेल्स के ऊपर बेस पूछता है, कभी कॉस्ट पे पूछता है। और अगर आपको नहीं पता चल रहा क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसके ऊपर बेस है, तो आप सेल्स के ऊपर ही निकालना, अगर दोनों की इंफॉर्मेशन तो। और अगर सीओजीएस की इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो सेल्स पे ही निकलेगा, सेल्स की इंफॉर्मेशन नहीं है तो सीओजीएस पे निकलेगा, लेकिन अगर दोनों दे रखा है तो सेल्स पे निकालना, ठीक है। तो फॉर्मूला हो जाएगा सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, ठीक है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब मीनिंग देख लेते हैं, दिस रेशियो शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और सीओजीएस तो आपको पता ही है, तो सेल्स में से आप क्या माइनस करते हो,
सेल्स क्या होता है, सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, वो आपकी क्या बन जाएगी, सेल्स बन जाएगी। चलो अगर सेल्स नहीं गिवन है, देखो मैंने लिखा भी है, अगर सेल्स गिवन नहीं है, नॉट गिवन, तो आप किसके ऊपर बेस मान सकते हो, सीओजीएस पे भी ये फॉर्मूला निकाल सकते हो, ठीक है। करंट एसेट तो आपको पता ही है, टोटल में से नॉन करंट माइनस कर दोगे, टोटल एसेट में से नॉन करंट एसेट माइनस कर दोगे तो करंट एसेट आ जाएगा, टोटल लाइबिलिटी में से नॉन करंट लाइबिलिटी माइनस कर दोगे तो करंट लाइबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डेटर टर्नओवर रेशियो क्या होता है, डेटर टर्नओवर रेशियो मतलब डेटर्स का साइकिल पीरियड क्या है, मतलब डेटर्स हमें कितने, मतलब कितना दिन में पेमेंट करते हैं, डेटर्स का टर्नओवर रेशियो क्या है, मतलब किस हिसाब से क्रेडिट डेटर्स हमें पेमेंट करते हैं। तो द रेशियो शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ क्रेडिट सेल, ध्यान रखना, क्योंकि डेटर्स जनरेट ही कब होते हैं, जब हमारी सेल काय पे होती है, क्रेडिट पे, कैश सेल्स पे तो डेटर्स जनरेट ही नहीं होंगे, तो क्रेडिट सेल एंड द ट्रेड रिसीवेबल, यानी ट्रेड रिसीवेबल का कितना हिस्सा आपका क्या है, क्रेडिट सेल्स का है। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है इसका, देखो, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, क्या, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है आपका, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, हमेशा एवरेज निकालने के लिए ओपनिंग प्लस करो, क्लोजिंग प्लस करो और डिवाइडेड बाय 2, ये रहा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। ओके, दिस रेशियो इज ऑल्सो नोन एज रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, कभी कभी इस नाम से पूछ लेता है बच्चों, तो आप इसको स्टार मार्क कर लेना, कभी कभी वो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से भी पूछ लेता है, तो रिसीवेबल मतलब डेटर टर्नओवर रेशियो ही वो पूछ रहा है। ओके चलो नेक्स्ट, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो लेते जाओ, डन। चलो नेक्स्ट, अब आपके डेटर्स टर्नओवर रेशियो और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो में कुछ फॉर्मूले और हैं, और वो है कलेक्शन पीरियड के, यानी आप कितनी साइकिल में अपने डेटर्स और क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हो और डेटर्स से पेमेंट लेते हो। तो कलेक्शन पीरियड अगर आपको मंथली निकालना है तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो 12 डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो जो ऊपर आया, ठीक है। वीकली निकालना है तो एक साल में कितने वीक होते हैं, 52, तो 52 डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर, और डेज वाइज निकालना है तो एक साल में कितने दिन होंगे, 365, तो लीप ईयर मत लेना, 365, तो 365 डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। ये आपका कलेक्शन पीरियड का आ गया। अब देख लेना, मंथली निकालना है, वीकली निकालना है, डेली निकालना है, कुछ नहीं दे रखा हो तो तीनों निकाल के रख देना, लेकिन इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाओ ट्रेड रेस, ये तो बताइए आपको, चलो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, ठीक है। क्रेडिट, जैसे सेल से डेटर्स जनरेट होते हैं, ऐसे परचेज से कौन जनरेट होते हैं, क्रेडिटर। कौन सी परचेज से, कैश नहीं, क्रेडिट परचेज से कौन जनरेट होते हैं, क्रेडिटर्स पर, क्रेडिट परचेज से क्रेडिटर्स जनरेट होते हैं, यानी हमें उनको पैसे देना बाकी है, वो लाइबिलिटी है, ठीक है। तो दिस रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट परचेज एंड ट्रेड पेबल, वो थे ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स में, और यहाँ पे क्रेडिटर्स में आएंगे ट्रेड पेबल, और इसलिए इसको पेबल टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, उसको रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसको पेबल्स टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट परचेज, क्योंकि क्रेडिटर आई कहां से रहे थे, क्रेडिट परचेज से आ रहे थे, तो क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल। अब एवरेज ट्रेड पेएबल का फॉर्मूला बताओ, वेरी गुड, ओपनिंग ट्रेड पेएबल क्लोजिंग ट्रेड पेएबल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो ये रहा, डन। अब इसमें भी कलेक्शन पीरियड वैसे ही, मंथली निकालना हो तो 12 डिवाइडेड बाय क्रेडिट टर्नओवर, वीकली निकालना हो तो 52 डिवाइडेड बाय क्रेडिट टर्नओवर, और डेज वाइज निकालना हो तो 365 डिवाइडेड बाय क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, ठीक है। अब आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो फटाफट फटाफट, पहले इतना ले लो, अब इतना ले लो, ठीक है। मुझे भी पता है सर्दियां हैं, आपको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा, किताब तो खोली ही नहीं जा रही है, तो बच्चों एटलीस्ट YouTube पे जितना मटेरियल है कम से कम वहां से रिवीजन करो, रात को सोते समय सुन लो 1-1.5 घंटा, सुबह सुनो 1-1.5 घंटा, तो कम से कम कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ तो दिमाग में जाएगा, ठीक है। तो प्लीज आलस मत करो, सर्दियों के कारण पढ़ाई करो, आप जितना अभी
बुक्स में ध्यान दोगे आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अच्छा रिजल्ट चाहिए तो लग जाओ और पढ़ाई करो। और अगर आप बुक से नहीं पढ़ सकते हो क्योंकि सर्दियां बहुत ज्यादा है, आप देखो मैं तो अभी ऑफिस में बैठी हूँ और आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप बुक से नहीं पढ़ सकते तो यूट्यूब देखो, वन शॉट देखो, जो भी गाला के सॉल्यूशन करो। पर बेटा लिखने की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, वरना पेपर छूटने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। मैंने जो अब ब्लूप्रिंट करवाया अकाउंट स्टेट्स का, उस टाइम भी मैं आपको बार बार कह रही हूँ पेपर छूटने का चांसेस 99% होता है। तो आप लिखने के लिए पीछे मत हटो, लिखने की प्रैक्टिस जरूर करो, ठीक है। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। ये फॉर्मूले का पूरा आपको मैंने एक चैप्टर यानी अकाउंटिंग रेशियो वाले चैप्टर के पूरे फॉर्मूले एक साथ आपको समझा भी दिए और करवा भी दिए। अब आप जाके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेना। आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। चलो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।